मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर हैप्पी दिवाली। अगर आपको ध्यान में होगा, दिवाली से पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। आपको याद करवा दूं, चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर स्टार्ट होता है ऑन पेज नंबर 16, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अभी आपको क्विक रिव्यू दे रहा हूं कि हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे कामकाज करने के तरीके में बदलाव आया और कैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत हुई। इवोल्यूशन का पार्ट जो है, ऐसे तो ये ओमिटेड है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका ब्रीफ आइडिया दिया था। और फिर उसके बाद हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग के बाद हमने डिस्कस किए थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स। लास्ट लेक्चर में हमारे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कंप्लीट हो गए हैं। आज हम आते हैं टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज, अलग अलग प्रकार की कंपनीज। काइंड्स या बुक में देखो, आपको वहां पे हेडिंग मिलेगा टाइप्स ऑफ कंपनीज, अलग अलग प्रकार की कंपनीज। और ये आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर जो है दैट इज 22 ऑनवर्ड्स, यानी कि 22, 23, 24 और 25, इन 4 पेजेस के ऊपर ये आपको अलग अलग प्रकार की कंपनियों के बारे में मिलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप गो थ्रू कर लें। यदि हो सका तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा चैप्टर नंबर 2। अलग अलग प्रकार की कंपनियों के लिए अलग अलग आधार रखे गए हैं कि किस आधार पर कौन सी कंपनी है। सबसे पहला कैटेगरी जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब मैं आपको बता दूं, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ या कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस कानून के आधार पर हुआ, उसके हिसाब से 2 प्रकार की कंपनी है। There are 2 different types of companies on the basis of incorporation, और वो 2 different types of companies में एक है स्टैट्यूटरी कंपनी और दूसरा जो है दैट इज रजिस्टर्ड कंपनी। वन इज स्टैट्यूटरी कंपनी एंड द अदर इज रजिस्टर्ड कंपनी। अब इनका मतलब क्या है? देख, स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको किसी स्टैट्यूट यानी कि स्पेशल एक्ट के मुताबिक स्टार्ट किया जाता है। स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए क्या होता है? पार्लियामेंट पहले विशेष कानून पास करता है, उस विशेष कानून को हम स्टैट्यूट कहते हैं, और उस स्टैट्यूट के मुताबिक उस कंपनी को शुरू किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। सो अगर स्टैट्यूटरी कंपनी में कहूं तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी इज ए कंपनी व्हिच इज स्टार्टेड एज पर ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इस स्पेशल एक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैट्यूट। और इस स्टैट्यूट या स्पेशल एक्ट के मुताबिक कंपनी को रजिस्टर किया जाता है और उस कंपनी को हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भारतीय पार्लियामेंट में पहले एक आरबीआई एक्ट पास किया गया और उसके मुताबिक आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। आपने नाम सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, आपने नाम सुना होगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। ये सब स्टैट्यूटरी कंपनियां हैं जिनके लिए सरकार ने पहले विशेष कानून पास किया पार्लियामेंट में और फिर उस कानून के मुताबिक इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। अब इसके बाद में आता है रजिस्टर्ड कंपनी। सी, रजिस्टर्ड कंपनी
एक ऐसी कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, बराबर है। अब ये इंडियन कंपनीज एक्ट ओरिजिनली बनी थी 1956 में, उसके बाद में समय समय पर इसका अमेंडमेंट होते रहा। आज की तारीख में इट इज कंपनीज एक्ट 2013। सो 2013 के कानून के मुताबिक इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जो कंपनी रजिस्टर होगी या उसके पहले के कानून के मुताबिक जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज रजिस्टर्ड कंपनी। तो चाहे कंपनीज का कानून हो 2013 का या उसके पहले का, अगर कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। सो स्टैट्यूटरी कंपनी स्पेशल एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्टर्ड कंपनी का कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन किया जाता है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के मेंबर्स की संख्या कितनी है उसके आधार पर अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं। सर तकरीबन 3 प्रकार की कंपनियां हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में 3 प्रकार की कंपनी है। वन इज प्राइवेट कंपनी, other is public company, and the third one is one person company। एक है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है पब्लिक कंपनी और तीसरी है वन पर्सन कंपनी। मेंबर्स की संख्या के आधार पर प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको शुरू करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? 2 मेंबर्स चाहिए। और इसकी मैक्सिमम की संख्या कितनी है? सर मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स अलाउड है। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ घर परिवार के लोग होते हैं। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट नहीं करती, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट है, 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होने पर लिमिटेड शब्द का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि मान लो कंपनी का नाम है एबीसी, तो कंपनी को अपने नाम के आगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सो प्राइवेट कंपनी, घर परिवार के लोग पब्लिक को आमंत्रित नहीं करेंगे शेयर्स खरीदने के लिए। प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता। प्राइवेट कंपनी में बाहर के लोग नहीं होते हैं, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। कम से कम 2 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर। नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना, दैट इज प्राइवेट कंपनी। इसके बाद में आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट नहीं है। सीधा सिंपल लॉजिक है कि गोरा वो है जो काला नहीं है, पब्लिक वो है जो प्राइवेट नहीं है। यानी कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 7 लोगों की या 7 मेंबर्स की आवश्यकता होती है और इसमें मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदने के लिए। पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फ्रीली
फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब है कि यदि मैं पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर हूं तो मैं जब चाहूं जिसे चाहूं अपने शेयर्स बेच सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं है। प्राइवेट कंपनी में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के एंड में पब्लिक शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे अपने नाम के एंड में लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑल दीज आर पब्लिक कंपनी। और नंबर 3 आता है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 1 पर्सन होता है इस कंपनी को शुरू करने के लिए, और मैक्सिमम भी 1 पर्सन। मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है। एक ही पर्सन की ये कंपनी होती है और ये पर्सन उसका ओनर होता है, मेंबर होता है, शेयर होल्डर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सब कुछ करता धरता वही है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अगर आपको ध्यान में होगा, हमने इवोल्यूशन में डिस्कस किया था, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अकेला व्यक्ति चलाता है शुरू करके। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक समस्या थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी की। लॉस हुआ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी कर्जा चुकाना पड़ेगा। उस अनलिमिटेड लायबिलिटी के झंझट से बचने के लिए 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट किया जाता है। इसमें भी ओनर एक ही है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1 है। बस सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो 1 पर्सन है ना, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना पैसा कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट किया, लायबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होगी। दैट इज 1 पर्सन कंपनी। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या के आधार पर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है उसके आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां हैं। मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है उसके आधार पर यू हैव कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यू हैव कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा जो है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये 3 प्रकार की कंपनियां हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी उसके आधार पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है सर? जितनी वैल्यू के शेयर्स खरीदेंगे उतनी लायबिलिटी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, एक मेंबर होने के नाते मैंने इस कंपनी में 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे। कितने के शेयर्स खरीदे? 2 लाख के शेयर्स खरीदे, तो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कितनी लिमिटेड होगी? 2 लाख तक की। यानी अगर लॉस होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरे 2 लाख डूब जाएंगे। इससे ज्यादा कंपनी मुझसे नहीं मांग सकती है। मेरी लायबिलिटी सीमित है, लिमिटेड है, अप टू 2 लाख। अच्छा, इसमें भी अनपेड वैल्यू का होता है कि मान लो ये 2 लाख के शेयर खरीदे हैं, उसमें से मैंने कंपनी को 1 लाख रुपया दे दिया और 1 लाख रुपया देने का बाकी है, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुझसे 1 लाख ही मांग सकती है, उससे ज्यादा पैसे नहीं मांग सकती है, क्योंकि 1 लाख मैं दे चुका हूं, बचा हुआ 1 लाख दूंगा।
लॉस होने पर। और अगर मैंने पूरा 2 लाख दे दिया है तो कंपनी मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांग सकती अपना कर्जा चुकाने के लिए। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। उसने जितनी फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड किए उतनी उसकी लायबिलिटी। पूरा दे दिया पैसा, कंपनी कुछ नहीं मांग सकती। पूरा नहीं दिया है तो जितना अनपेड है कंपनी उससे उतना ही डिमांड कर सकती है, चाहे कंपनी का कर्जा करोड़ों में क्यों ना हो। मेरा कितना पैसा डूबेगा? 2 लाख डूबेगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी अपना कर्जा चुकाने के लिए मुझको नहीं बोल सकती, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड। नेक्स्ट जो है दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी है जिसमें हर मेंबर कंपनी के बंद होने के समय में एक सर्टेन अमाउंट देने का गारंटी देता है कि जब कंपनी बंद होगी, कंपनी के बंद होने को हम वाइंडिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप। यानी कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा उस वक्त मैं गारंटी देता हूं कि मैं कंपनी को, सपोज एक एग्जांपल के रूप में एक अमाउंट लिख रहा हूं कि मैं कंपनी को 25,000 दूंगा। ऐसा मैंने गारंटी दिया। क्या दिया? गारंटी की जब कंपनी बंद होगी मैं कितना दूंगा? 25,000। अब ये गारंटी का अमाउंट मेरी हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं 2 लाख का भी गारंटी दे सकता हूं, मैं 50,000 का भी गारंटी दे सकता हूं, 25,000 का भी गारंटी दे सकता हूं। जितने का भी मैंने गारंटी दिया मेरी लायबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होगी। यानी कि जब कंपनी बंद होगी तो जाहिर बात है कंपनी के सर के ऊपर कर्जा होगा, वो कर्जा चुकाना पड़ेगा। कर्जा चुकाने के वक्त कंपनी मुझसे कितना पैसा मांग सकती है? 25,000। उससे ज्यादा नहीं मांग सकती, क्योंकि मैंने गारंटी कितने का दिया था? 25,000 का। तो मेरी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है? 25,000 तक लिमिटेड है। कंपनी मुझसे ज्यादा मुझसे पैसे नहीं मांग सकती। नॉर्मली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यूजुअली सेवा के कामों के लिए शुरू की जाती है, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इन सब का ना डोनेशंस वगैरह से काम चलता है। जब कभी भी ये बंद होने का समय आता है ना तो कर्जा चुकाने के लिए ये गारंटी अमाउंट मंगवाया जाता है फ्रॉम द मेंबर्स। ये हो गया सेकेंड। तीसरा जो है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स या शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर मैं इस कंपनी में मेंबर हूं और कंपनी को लॉस होता है तो भले ही मैंने 2 लाख का शेयर खरीदा, कंपनी का जितना भी कर्जा होगा सभी मेंबर्स को मिल करके पूरा कर्जा चुकाना पड़ेगा। सभी मेंबर्स को मिलकर पूरा कर्जा, चाहे उसके लिए उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्यों ना बेचनी पड़े, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी, द मेंबर्स विल हैव टू क्लियर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। उसमें कंपनी का जितना भी कर्जा होगा सारे मेंबर्स को मिल करके चुकाना पड़ेगा। ध्यान रखें, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज नॉट अलाउड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं विजय माल्या टाइप के बहुत सारे लोग हैं, घपला करके भाग जाएंगे और बेचारे शेयर होल्डर फंस जाएंगे और शेयर होल्डर का घर बार बिक जाएगा। इसलिए इस प्रकार की कंपनियों को इंडिया में लागू नहीं किया जाता है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि इसमें जितना भी कर्जा कंपनी का होगा सारा कर्जा उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स को चुकाना पड़ता है। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। 3 प्रकार की कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंपनी का कंट्रोल किसके पास है उसके आधार पर 2 प्रकार की कंपनियां होती है। एक होती है होल्डिंग कंपनी और दूसरी होती है सब्सिडियरी कंपनी। One is holding company and the other is subsidiary company.
जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है तो कंट्रोल करने वाली कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं और कंट्रोल होने वाली कंपनी को हम सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंट्रोल करता है रिलायंस डिजिटल। अब रिलायंस डिजिटल के बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर्स होता है अलग अलग जगहों पर, जैसे विजय सेल्स है, जैसे क्रोमा है, वैसे ही रिलायंस डिजिटल अलग अलग जगहों पे इन्होंने स्टोर्स खोल के रखे हैं ऑल ओवर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचने के लिए। अब इस रिलायंस डिजिटल कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंट्रोल करता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंट्रोल करने वाली जो है दैट इज होल्डिंग कंपनी, कंट्रोल होने वाली जो कंपनी है दैट इज सब्सिडियरी। तो वंस अगेन आपको एक बार बता दूं, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करे तो कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी और कंट्रोल होने वाली कंपनी दैट इज सब्सिडियरी। इसके अलावा कुछ एक और कंपनीज है अदर टाइप्स में, तो वो अदर टाइप्स में आप आ जाए जरा, मैं आपको बता देता हूं। यू कम टू पेज नंबर 24, आपको अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज मिलेगी। बेसिकली ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए काम में आएगा आपको ये। जरा सा एक बार थोड़ा जगह बना लो अदर टाइप्स के लिए, फिर हम लोग उन अदर टाइप्स को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो लास्ट कैटेगरी ई वाला, अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। इस अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज में गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के बाद में फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के बाद में नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के बाद में नेक्स्ट यू हैव इज लिस्टेड कंपनी, इसके बाद में यू हैव स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के अलावा यू हैव एसोसिएट कंपनी, और फाइनली कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रकार से अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज है। देख, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें 51% और मोर कैपिटल कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। यानी कि जिस किसी भी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा का कैपिटल सरकार ने दिया, सरकार कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या दोनों हो सकती है, बट क्योंकि सरकार का कैपिटल ज्यादा है, देख 50-50 बराबर का होता है, 51 यानी कि मेजॉरिटी कैपिटल होता है, क्योंकि सरकार का कैपिटल 51% या उससे ज्यादा है, मेजॉरिटी कैपिटल है, इसलिए उस कंपनी को हम सरकारी कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं।
आपने नाम सुना होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आपने नाम सुना होगा भारत पेट्रोलियम, आपने नाम सुना होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सब सरकारी कंपनियां हैं जिसमें मेजॉरिटी पैसा किसने लगाया है? सरकार ने। इसलिए कंपनी को क्या कहते हैं? सरकारी कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा आता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन किसी फॉरेन कंट्री में हुआ है, मगर वो बिजनेस करती है इंडिया में। इसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ? किसी दूसरे देश में, मगर वो बिजनेस कहां करती है? इंडिया में। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो आपने कोको कोला बनाने वाली जो कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, रजिस्ट्रेशन यूएसए में हुआ, काम करती है इंडिया में। आपने नाम सुना होगा नेस्ले। अब नेस्ले ऐसी कंपनी है जो मैगी वगैरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, नेस्कैफे बनाती है। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है स्विट्जरलैंड में, मगर काम करती है इंडिया में। सो ये सब विदेशी कंपनियां हैं जिसका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे देश में हुआ है, उस देश के कानून के मुताबिक, मगर वो बिजनेस करती है इंडिया में। डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको हमने फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट के लिए शुरू किया है। हाल फिलहाल में उसके पास पिछले 2 साल से कोई बिजनेस नहीं है। नो बिजनेस और टर्नओवर सिंस 2 years, यानी कि 2 साल से कोई टर्नओवर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। इस कंपनी को हमने शुरू किया है भविष्य के किसी प्रोजेक्ट के लिए। यानी कि एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई मान लो 2024 में भारत में इलेक्शन होने वाले हैं। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2020। अब 2024 में जब इलेक्शन होंगे ना, उस टाइम पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मैंने उसके लिए अभी से कंपनी चालू करके रख दिया है। अब यह कंपनी 2024 तक तो 2023 तक कोई बिजनेस नहीं करेगी, क्योंकि इसको शुरू किया है 2024 में मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका वर्तमान में कोई 2 वर्ष से कोई बिजनेस नहीं है। इसको स्टार्ट क्यों किया है? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट आता है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको लिस्ट किया गया है स्टॉक एक्सचेंज में। और स्टॉक एक्सचेंज में क्यों लिस्ट किया गया है? ताकि इस कंपनी के शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी के शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग कर सकें। बच्चे को स्कूल भेजने के लिए स्कूल में नाम लिखवाया जाता है, उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो सके, इसलिए कंपनी का लिस्टिंग करवाया जाता है। लिस्टिंग करवाने का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का नाम लिखवाना, ताकि उसके शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग किया जा सके। स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका कैपिटल जो है इट इज लेस देन, कैपिटल इज लेस देन 50 lakhs, 50 लाख से कम, और जिसका टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब है जिसकी सेल्स जो है इट इज लेस देन 2 करोड़, 2 करोड़ से कम की सेल और 50 लाख से कम का कैपिटल, दैट्स ए स्मॉल कंपनी। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो किसी दूसरे कंपनी के अंडर में काम करती है। वो सिस्टर कंसर्न बोलते हैं ना, कि जैसे शेट्टी सर ने कोचिंग के बिजनेस के लिए पंकज क्लासेस स्टार्ट किया है और कंप्यूटर के लिए रायांश एकेडमी स्टार्ट किया है। तो रायांश एकेडमी जो है वो पंकज क्लासेस की एसोसिएट कंपनी है। उस रायांश को कंट्रोल कौन करता है? पंकज करता है। सो पंकज क्लासेस इज
is the main company and Rayach Academy is the associate company. तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करे, बट इसमें फर्क इतना ध्यान में रखना, होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर मजबूत कंट्रोल होता है, यहाँ पर एसोसिएट कंपनी पे उतना मजबूत कंट्रोल नहीं होता है। एंड द लास्ट इज कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। ये नाम ही बताता है, इसमें क्या सिखाऊं रे, इस कंपनी को शुरू किया गया है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए शुरू किया गया है। किसी स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट, डांस, ड्रामा, एजुकेशन, ऐसी किसी चीज को प्रोत्साहन देने के लिए इस कंपनी को शुरू किया जाता है। दैट इज कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। अब मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिएगा, आंसर्स के साथ में दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।